Hello everyone. Today I'm going to discuss simplex method. Before starting simplex method, you should have to learn some basic concepts which are we are going to use in simplex method. लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हमारे पास तीन बेसिक चीज़ें होती है. वन इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, अनदर इज कंस्ट्रेंट्स एंड थर्ड वन इज नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस. इन तीनों चीज़ों के बारे में आपको ग्राफिकल मेथड में बताया गया था. ग्राफिकल मेथड में ऑब्जेक्टिव फंक्शन बारे में बताया था, या तो ये मैक्सिमाइज का होगा या मिनिमाइज का होगा. कंस्ट्रेंट्स होते हैं, अंडर सम कंडीशंस हमें अपने ऑब्जेक्टिव को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है. और होता है नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन. नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन मतलब कि हमारे पास जो भी क्वांटिटी है वो पॉजिटिव होगी या जीरो होगी, नेगेटिव तो कुछ होता ही नहीं है. तो इसको समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है, एक एलपीपी हमने कंसिडर की है. ठीक है, लेट मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2 सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स are these. There are two constraints and these are non-negative restrictions, x1 x2 greater than equal to 0. These two variables are non-negative. Firstly we are going to transform this LPP into its standard form. Standard form क्या होती है, अब इसके बीच में कुछ बेसिक टर्म्स भी आएंगी, वो मैं साथ के साथ इसी में बता दूंगा. स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कि हमारे पास जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो तो फिलहाल एज इट इज रहेगा. यस, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको ट्रांसफॉर्म करना. तो सबसे पहले हमने करना क्या है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो तो सेम रहेगा. ये जो कंस्ट्रेंट्स है इनको हमने इक्वालिटी में चेंज करना है. जो कंस्ट्रेंट्स है हमारे पास इन इक्वालिटी के साथ है, एक में लेस देन एक में ग्रेटर देन है, तो हमें इसको सबसे पहले इक्वल टू में चेंज करना है. अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है यहाँ तक सेम है. जो कंस्ट्रेंट था फर्स्ट कंस्ट्रेंट 3x1 प्लस 3x2, अब यहाँ पर लेस देन है, तो अगर हमें इन दोनों को इक्वल करना है इट मीन्स इस क्वांटिटी में लेफ्ट हैंड साइड में समथिंग कुछ ऐड करना पड़ेगा ताकि वो इक्वल हो जाए. हम मान लेते हैं कि वो क्वांटिटी जो हमें ऐड करनी पड़ेगी वो s1 है. हमने s1 को ऐड किया और ये कंस्ट्रेंट था इक्वल हो गया. सिमिलरली सेकंड कंस्ट्रेंट में हमारे पास है ग्रेटर देन इक्वल टू. इट मीन्स ये क्वांटिटी ज़्यादा बड़ी है. अब इस क्वांटिटी को 3 के इक्वल करने के लिए हमें इस क्वांटिटी में से कुछ माइनस करना पड़ेगा. वो हम लेट कर लेते हैं कि वो क्वांटिटी है s2. तो s2 को अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे ये इक्वल हो गया. तो अब यहाँ पर हमारे पास टोटल वेरिएबल हो गए x1 x2 s1 s2. तो ये चारों वेरिएबल हमारे नॉन नेगेटिव होंगे, जो कि एलपीपी की कंडीशन भी होती है. अब अगर हम कभी भी कोई भी वेरिएबल ऐड करते हैं तो हम उसे बोलते हैं स्लैक वेरिएबल, और अगर कभी भी कोई वेरिएबल हम माइनस करते हैं इक्वालिटी लाने के लिए तो हम उसे बोलते हैं सरप्लस वेरिएबल. ठीक है, तो अब ये जितने भी वेरिएबल्स हैं इसी में हमारे पास दो टाइप के वेरिएबल है, बेसिक वेरिएबल और नॉन बेसिक वेरिएबल. यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास 4 है. There will be two types of variable in LPP. One is basic variable, another is non-basic variable. अब number of basic variable है और number of non-basic variable कितने होंगे. टोटल तो हमारे पास 4 है, इसमें से number of basic variable होंगे, number of constraints जितने भी हमारी LPP में constraints हैं उतने हमारे पास basic variable है. रिमेनिंग जितने रह जाएंगे टोटल में से अगर हम बेसिक वेरिएबल माइनस कर देंगे तो वो आ जाएंगे हमारे पास नॉन बेसिक वेरिएबल्स. ठीक है, यहाँ पर दो तीन बातें हैं बेसिक्स कि जो वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ नॉन बेसिक वेरिएबल्स आर ऑलवेज 0. नॉन बेसिक वेरिएबल्स की जो वैल्यूज होती है वो हमेशा 0 होती है, ये चीज़ याद रखना. ठीक है, अब हमारे पास कोई भी एलपीपी है, हमें पूछा जाए उसमें नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल्स कितनी है, तो आपने सबसे पहले उसमें नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स काउंट कर लेने हैं. जितने भी कंस्ट्रेंट्स होंगे उतने हमारे पास नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल है. अगर पूछा जाए नंबर ऑफ नॉन बेसिक वेरिएबल कितने हैं, तो टोटल वेरिएबल्स में से बेसिक वेरिएबल माइनस कर देना. सबसे पहली बात, एलपीपी हमारे पास कोई भी गिवन, जैसे हमारे पास ये एलपीपी गिवन है और हमें कहा जाए इसमें नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल कितने हैं, वो हम बता सकते हैं इजली कि 2 कंस्ट्रेंट्स है 2 बेसिक वेरिएबल है. बट नॉन बेसिक वेरिएबल कितने हैं, टोटल वेरिएबल यहाँ पर हमें 2 ही दिख रहे हैं, बट हमें यहाँ से काउंट नहीं करना. हमें सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है. स्टैंडर्ड फॉर्म में से हमने टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स काउंट करने हैं, x1 x2 s1 एंड s2. टोटल वेरिएबल काउंट करने के बाद उसमें से नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स माइनस कर देंगे, तो जितने नंबर्स बचेंगे वो हमारे पास नंबर ऑफ नॉन बेसिक वेरिएबल होंगे जिनकी वैल्यू हमेशा ही 0 होगी. एंड वन मोर थिंग कि जब भी हम यहाँ पर स्लैक और सरप्लस वेरिएबल ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम टू सेम हम वहाँ उसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी इंट्रोड्यूस कर देंगे विद 0 कोफिशिएंट, क्योंकि हम मैक्सिमाइज इसको करना चाहते हैं. इसमें हम अपनी तरफ से कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे,
हमने सिर्फ इतने पोर्शन को ही मैक्सिमाइज करना है। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ शो करने के लिए 0s1 प्लस 0s2 मैंशन कर दिया अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। डन। नेक्स्ट है हमारे पास सिंप्लेक्स मेथड। अब सिंप्लेक्स मेथड को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम जो हमें करना होता है वो यही है कि फर्स्टली वी हैव टू मेक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन एलपीपी। जो भी एलपीपी गिवन है हमें इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। फिर एग्जाम्पल, इसको मैं इसमें सारे स्टेप में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, मैं इसको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। एग्जाम्पल वाइज एग्जाम्पल में ही स्टेप बाय स्टेप इसकी प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 23x1 प्लस 32x2 सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स 10x1 प्लस 6x2 लेस देन इक्वल टू 2500 एंड 5x1 प्लस 10x2 लेस देन इक्वल टू 2000। तो ये हमारे पास तीन कंस्टेंट्स गिवन है, दो वेरिएबल्स गिवन है। अब एक्चुअल में टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हम यहाँ से नहीं काउंट करेंगे क्योंकि ये तो सिर्फ एक एलपीपी गिवन है हमें मैक्सिमाइज फॉर्म में। हम सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमें सब कुछ सेम रखना है, सिर्फ कंस्टेंट्स में जो इनइक्वालिटीज थी हमने उसको इक्वालिटी में चेंज करना है। तो इक्वालिटी में चेंज करने के लिए हमने जैसे फर्स्ट कंस्टेंट था इसमें लेस देन इक्वल टू का साइन था, इट मीन्स यहाँ पर समथिंग कुछ ऐड होगा। इसमें भी लेस देन इक्वल टू का साइन है, इसमें भी समथिंग कुछ ऐड होगा। सिमिलरली थर्ड वन लेस देन इक्वल टू का साइन है तो इसमें भी कुछ ऐड होगा। तो हमने तीनों में वेरिएबल ऐड कर दिए, इसमें s1 ऐड किया, इसमें s2, इसमें s3 ऐड करने के बाद ये दोनों भी इक्वल हो गए, ये भी इक्वल हो गया एंड थर्ड कंस्टेंट भी इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये टर्म्स इक्वालिटी में आ गई। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा सेम है, साथ में ये वेरिएबल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। यहाँ पर भी हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ऐड कर सकते हैं कि प्लस 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये कंस्टेंट्स एंड दीज आर रेस्ट्रिक्शंस। अब सबसे पहले हमने करना क्या है, एलपीपी हमें गिवन है, एलपीपी से हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बना लिया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म से टेबुलर फॉर्म बनानी है। तो सबसे पहले हमने इस डाटा को टेबल में इंट्रोड्यूस करना है जिसको हम बोलते हैं सिंप्लेक्स टेबल। ठीक है, अब ये टेबल का फॉर्मेट कैसा होता है, सबसे पहले होते हैं कॉस्ट कोफिशिएंट। कॉस्ट कोफिशिएंट मतलब कि जो भी हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हर एक वेरिएबल का जो भी कोफिशिएंट है वो कॉस्ट कोफिशिएंट। यहाँ बी वी का मतलब है बेसिक वेरिएबल्स के बेसिक वेरिएबल कौन कौन से है वो हम इस कॉलम में लिखेंगे। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब जो भी राइट हैंड साइड में है वो हम इस कॉलम में लिखेंगे। ये सिर्फ इनिशियल टेबल बता रहा हूँ, टेबल 1 में क्या होगा, x1 x2 s1 s2 s3 हमारे पास 5 वेरिएबल्स हैं तो मैंने 5 के 5 वेरिएबल्स इसमें लिख दिए। इसके बाद ये बाद का काम है मिनिमम रेशो, ये अभी हमें मेंशन नहीं करना, अभी हमने सिर्फ इतना ही बनाना है। तो हम इसमें वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। बेसिक वेरिएबल, देखो हमारे पास ये 5 वेरिएबल है, इन 5 में हमें इतना मालूम है कि 3 बेसिक होंगे क्योंकि 3 कंस्ट्रेंट्स है और रिमेनिंग 2 नॉन बेसिक होंगे। बट अब हमें यहाँ ये नहीं मालूम कि बेसिक वेरिएबल कौन से और नॉन बेसिक वेरिएबल कौन से है। तो हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं कि सपोज ये जो 2 वेरिएबल जो है नॉन बेसिक वो x1 x2 है, और अगर हम इसमें x1 x2 की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो s1 की वैल्यू 2500 आ जाएगी, s2 की वैल्यू 2000 आ जाएगी, सिमिलरली s3 की वैल्यू 500 आ जाएगी। तो ये सारी वैल्यूज हमने इस टेबल में पुट की है। कंसीडर कर लिया कि x1 x2 तो नॉन वेरिएबल है, तो s1 s2 और s3 बेसिक वेरिएबल है। इनिशियल टेबल में हमेशा हमने यही करना है। और बेसिक वेरिएबल हम कौन से कंसीडर करेंगे वो भी डिपेंड करता है, अभी पहले पूरी एंट्रीज डालता हूँ फिर बताता हूँ। ये हो गया राइट हैंड साइड कि s1 की वैल्यू ये आएगी, s2 की वैल्यू 2000 एंड s3 की वैल्यू 500। जब हम x1 x2 को 0 पुट करेंगे तब ये जो वैल्यूज आई है ये है कंस्टेंट से कि x1 का कोफिशिएंट क्या था फर्स्ट कंस्टेंट में, सेकंड कंस्टेंट में x1 का कोफिशिएंट क्या था और थर्ड कंस्टेंट में x1 का कोफिशिएंट क्या था। तो यहाँ 10, 5 और 1 था, तो सिमिलरली 10, 5 एंड 1। सिमिलरली x2 का कोफिशिएंट, अब s1 का कोफिशिएंट, यहाँ पर s1 का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर s1 नहीं है तो कोफिशिएंट 0, यहाँ पर s1 नहीं है तो कोफिशिएंट 0, तो 1 0 0। सिमिलरली 0 1 0 एंड लास्ट वन इज 0 0 1। एक्चुअली हम सबसे पहले यही एंट्रीज ही इंट्रोड्यूस करते हैं टेबल में। ये एंट्रीज डालने के बाद हम चेक करते हैं कि जो भी टेबल और जो भी वेरिएबल्स ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाए थे, दिस वन ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये जिन भी वेरिएबल्स को मिलकर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है वही 3 वेरिएबल्स हमारे जाएंगे बेसिक वेरिएबल। तो बेसिकली s1 s2 s3 हमारे बेसिक वेरिएबल हो गए। अब इसकी एंट्रीज कैसे करनी है, सपोज हमारे पास यहाँ पर 1 मतलब ये जो कॉलम है वो इधर होता और ये कॉलम इधर होता, तो हमने यहाँ पर भी एंट्री उसी हिसाब से करनी थी। डेट मीन्स हर एक वेरिएबल के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 होनी चाहिए कि s1 की s1 के कोरस्पॉन्डिंग 1 है, s2 की s2 के कोरस्पॉन्डिंग 1 है और s3 की s3 के कोरस्पॉन्डिंग
1 है। अगर ये दोनों कॉलम स्वैप हो जाते हैं कि यहाँ पर 1 0 0 है और यहाँ पर 0 1 0 है, तो इस केस में यहाँ पर 1 है, S2 पे 1 है, तो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे S2 आता है, यहाँ पर S2, यहाँ पर S1 और यहाँ पर S3। हालांकि यूजुअली हमारे पास पोजीशन सेम ही आती है हर वक्त, तो हम इसको एज इट इज़ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब एंट्रीज फिल करने के बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉस्ट कोफिशिएंट। अब S1 S2 और S3 इन तीनों का कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या है? कॉस्ट कोफिशिएंट मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में S1 का कोफिशिएंट 0 है, S2 का कोफिशिएंट 0 एंड S3 का कोफिशिएंट 0 है। तीनों कोफिशिएंट हमने यहाँ पुट कर दिए 0 0 0। सिमिलरली ये जितने भी 5 वेरिएबल्स हैं इन पांचों के कॉस्ट कोफिशिएंट, यहाँ पर एरो लिखा है कि कॉस्ट कोफिशिएंट नीचे भी और साइड में भी, यहाँ पर भी कॉस्ट कोफिशिएंट क्या वो सारे लिख दिए। तो अब हमारे पास दिस वन, ये टेबल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे स्टार्ट करेंगे ZJ निकालना। ZJ क्या होता है हमारे पास? ठीक है, अब वेट, हाँ, तो अब हमारे पास ये इतना टेबल तैयार हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास ZJ निकालना है। ZJ बताता है हमें कि नेट वैल्यू क्या है इस टेबल के अकॉर्डिंग। ZJ निकालना कैसे, अच्छे ध्यान से सुनना कि जो ये कॉलम है कॉस्ट कोफिशिएंट और ये जो सॉल्यूशन है X1 X2 S1 S2 S3 जितने भी कॉलम्स हैं इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस सेकंड को सेकंड से, प्लस थर्ड को थर्ड से, और तीनों को ऐड करके यहाँ लिख देंगे। अब क्योंकि यहाँ पर 0 0 0 ही है, फर्स्ट को 0 से करेंगे 0, प्लस इन दोनों को करेंगे 0, प्लस इन दोनों को करेंगे 0, तो तीनों का सम जो है 0 ही आएगा। सिमिलरली इन तीनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, सम 0 आएगा एंड फॉर सो ऑन। क्योंकि यहाँ पर 0 है, सबकी मल्टीप्लाई आपस में 0 हो जाएगी और सम भी 0 आएगा। ZJ के बाद हमने निकालना था ZJ माइनस CJ। ZJ माइनस CJ कैसे निकालेंगे? ये ZJ का कॉलम आ गया, सॉरी रो आ गई, और ये CJ था ना ये हमारे पास, तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। 0 माइनस 23 माइनस 32 0 0 0। कुछ बुक्स ऐसी है जहाँ पर CJ माइनस ZJ की है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ZJ माइनस CJ करो या CJ माइनस ZJ करो, सब बात एक ही है। तो अभी हमारे पास अब ये टेबल क्रिएट हो चुका है। अब इसमें हमने सबसे पहले क्या देखना है? अब देखो ये 3 बेसिक वेरिएबल हमने अपनी तरफ से लिए थे, तो ऑब्वियसली ये एग्जैक्ट नहीं है, हो सकता है इसमें से कोई बेसिक वेरिएबल बाहर जाएगा और X1 X2 में से कोई एंटर कर जाए, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर चेक करनी है। तो जब हम ZJ माइनस CJ निकाल लेंगे, हम इसमें चेक करेंगे कि मोस्ट नेगेटिव कौन सा है। -23 है, -32 है, तो मोस्ट नेगेटिव ये है। मोस्ट नेगेटिव डजेंट मीन कि मैक्सिमम वैल्यू इनएक्टिव, डजेंट मीन मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि अगर हम चेक करेंगे तो -23 इज ग्रेटर देन -32। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, आई एम टॉकिंग अबाउट मोस्ट नेगेटिव। इट मीन्स माइनस में सबसे बड़ी क्वांटिटी कौन सी है, तो -32 इज बिग क्वांटिटी, तो मोस्ट नेगेटिव थिंग नंबर ये है हमारे पास। तो इट मीन्स इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल है विच इज दिस x2 होगा हमारा एंटरिंग वेरिएबल। जो भी मोस्ट नेगेटिव नंबर आएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाला वेरिएबल होगा हमारा एंटरिंग वेरिएबल। अब एक अगर एंटर करेगा तो एक को लीव भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 3 ही बेसिक हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो उसके लिए हमने क्या किया, ये मिनिमम रेशो निकालेंगे। अब ये मिनिमम रेशो कैसे निकलेगा? ये जो सॉल्यूशन वाले कॉलम है इसको हम डिवाइड करेंगे ये एंटरिंग वेरिएबल वाले कॉलम से। इट मीन्स 2500 डिवाइड बाई 6, 2000 डिवाइड बाई 10, 500 डिवाइड बाई 2। हमने इन तीनों को डिवाइड किया और चेक किया कि मिनिमम क्वांटिटी किसकी है। एट द एंड हमें पता लगा कि मिनिमम क्वांटिटी इज 400, तो हमने 400 के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वेरिएबल था उसको सर्कल कर लिया, विच इज़ S2। इट मीन्स ये S2 जो हो गया, क्योंकि S2 के पास मिनिमम रेशो था, सबसे मिनिमम रेशो था, इसलिए जो S2 था हमारा लिविंग वेरिएबल। तो इट मीन्स अब यहाँ से S2 निकल जाएगा और ये X2 इसमें एंटर कर जाएगा। ठीक है, अब ये जो कॉमन नंबर आया है दोनों रो और कॉलम में, इसको हम बोलते हैं पाइवेट एलिमेंट। क्लियर? हमने करना कि अब नेक्स्ट टेबल में जो एंट्रीज डालनी है, सबसे पहले हमने इस पाइवेट एलिमेंट को 1 बनाना है। अब क्योंकि हमारे पास जो बेसिक वेरिएबल्स होते हैं ये आपस में मिलकर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं, तो अगर यहाँ पर x2 आ जाएगा तो x2 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर 1 होना चाहिए और ऊपर नीचे 0 होना चाहिए। इसलिए हम सबसे पहले इसको 1 बनाएंगे और फिर इसकी हेल्प से ऊपर और नीचे वाले टर्म्स को 0 बनाएंगे। अभी हम करेंगे कैसे उसके बारे में बता देता हूँ। ये नेक्स्ट टेबल देखो जरा,
हेयर। अभी हमने इस 10 को 1 बनाना है, तो सबसे पहले करेंगे कि ये जो पूरी रो है, इस पूरी रो को हम 10 से डिवाइड कर देंगे। हम मिनिमम रेशो को कंसिडर नहीं करेंगे, सॉल्यूशन से लेके S3 तक इस पूरी रो को 10 से डिवाइड कर देंगे, जैसे कि मैट्रिक्स में करते ही है। तो हमने इसे 10 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। वेट, मैं इसे साफ कर देता हूँ। अब क्योंकि हमें इस पूरी सेकंड रो को 10 से डिवाइड करेंगे, जो हमने नया टेबल बनाया, पहले मैं नया टेबल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। नए टेबल में अब यहाँ पर S2 के बजाय X2 आ गया, S1 S3 रहेगा, ये सारा कुछ सेम रहेगा, ये ऊपर की एंट्री सेम रहेगी। यहाँ पर जो कोफिशिएंट है इनके अकॉर्डिंग आएंगे। S1 का कोफिशिएंट 0 ही है, X2 का कोफिशिएंट 32 है, S3 का कोफिशिएंट 0 है, ये सारा सेम है। अब ये जो एंट्रीज है बीच की, ये बीच की एंट्रीज डिपेंड करेगी कि पहले वाले के टेबल में क्या एंट्रीज थी। अब जैसे मैं इसके अकॉर्डिंग बात करता हूँ कि इस 10 को हमने 1 बनाना है, इट मीन्स इस पूरी रो को हमने 10 से डिवाइड करना है। अब इस पूरी रो को 10 से डिवाइड करेंगे तो अगर 2000 को 10 से डिवाइड करेंगे 200 आ जाएगा। 5 को 10 से डिवाइड करेंगे 1/2, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1, सिमिलरली 0, 1/10 एंड 0, ये एंट्री आ जाएगी, दिस वन। क्लियर। अब इसके ऊपर वाला डेट इज ये 6 और इसके नीचे वाला डेट इज ये 2, इन दोनों को हमने 0 बनाना है। इनको 0 बनाने के लिए अब हम यहाँ पर कुछ ऑपरेशंस लगाएंगे। ऑपरेशन क्या होंगे, इसको ईजिली समझना हो तो एक मतलब जो मैं यूजली अपना तरीका यूज़ करता हूँ वही बता देता हूँ कि अभी तक हमारे पास सिर्फ X2 बना है, ना अभी हमारे पास ये रो बनी है और ना ही ये रो बनी है। अभी बनेगी कैसे, सबसे पहले तुम ये देखो कि ये न्यू 1 की हेल्प से हमने इसको 6 को और इस 2 को 0 बनाना है। इट मीन्स इस रो में से मैं इस रो को 6 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहा हूँ। 6 को 0 बनाना है ना, तो दिस वन माइनस 6 टाइम दिस वन। इट मीन्स मैं न्यू R1 बनाना चाहता हूँ, न्यू R1 बनाना चाहता हूँ। न्यू R1 बनाने के लिए मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ कि जो ओल्ड R1 है उसमें से माइनस कर दो 6 टाइम न्यू R2। जो न्यू R2 बनी है इसको 6 से मल्टीप्लाई करके ओल्ड वाली R1 में से माइनस कर दो। तो यहाँ पर इसको अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस दिस वन 6 माइनस 6 टाइम दिस 0 आ जाएगा। तो सिमिलरली 10 माइनस 6 टाइम 1/2, डेट मीन्स 6/2 हो जाएगा। 6/2 इज 3, तो 10 माइनस 3 7 हो जाएगा। सिमिलरली सारी कैलकुलेशन की है जो ये न्यू R1 बनी है, न्यू R1 इसी फॉर्मूले से बनी है। सिमिलरली अगर हमें न्यू R3 बनाना है, न्यू R3 के लिए भी ओल्ड R3 में से हमने माइनस करना है। ओल्ड R3 में क्या था यहाँ पर 2, इस 2 को 0 बनाना है, डेट मीन्स हमें इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करना है। तो ओल्ड R3 माइनस 2 टाइम न्यू R2, न्यू R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके ओल्ड R3 माइनस कर दो, तो हमारे पास यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 रहेगा और अकॉर्डिंगली ये सारी एंट्रीज आ जाएंगी दिस वन, ये बीच वाली। ठीक है। अब अगेन हम ZJ निकालेंगे। ZJ क्या था कि इनकी एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन करनी है, और इसको ऐड करना है। 0 को 1300 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, प्लस 32 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे 6400 आएगा, प्लस 0 को 100 से करेंगे 0 आएगा। तो टोटल सम हो गया 6400। सिमिलरली हमने सभी का सम निकाल लिया। ये आगे ZJ, अगेन ZJ माइनस CJ करेंगे तो इस सारे ZJ में से CJ को माइनस करेंगे तो ये रो आ जाएगी। अब इसमें हम चेक करेंगे इसमें मोस्ट नेगेटिव क्या है। या अब यहाँ पर तो 0 है, पॉजिटिव है, सिर्फ एक -7 नेगेटिव है। तो अब ये हो जाएगा हमारा दिस वन इज आवर एंटरिंग वेरिएबल विच इज X1। अब अगेन सॉल्यूशन को हम डिवाइड करेंगे इससे एलिमेंट वाइज कि 1300 को 7 से, 200 को इससे, 100 को 0 से, ये 3 टर्म्स आ जाएंगी। तो मिनिमम आ गया हमारे पास 185.7। तो इट मीन्स ये हो जाएगा हमारा लिविंग वेरिएबल। S1 इज ओवर लिविंग वेरिएबल एंड 7 इज ओवर प्राइवेट एलिमेंट। तो नेक्स्ट टेबल में हमने यहाँ पर X1 कर दिया, X2 X3 है, यहाँ पर कोफिशिएंट X1 X2 और S3 के आ गए। अब उसी अकॉर्डिंग अभी 7 को 1 बनाना है, तो यहाँ पर 7 को 1 बनाया, 1/2 को 0 बनाया, जो यहाँ पर 1/2 था उसको 0 बना दिया और इसके नीचे 0 था तो उसको हम छेड़ेंगे, ये रो हमारी बिल्कुल एज इट इज सेम रहेगी।
तो बस हमारा सिर्फ इतना सा काम है कि हमने इसको ज़ीरो बनाना है। इसको ज़ीरो बनाने के लिए अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो हमें यहाँ पर न्यू R2 बनानी है। न्यू R2 बनाने के लिए ओल्ड R2 माइनस 1/2 टाइम्स न्यू R1, मतलब न्यू R1 को हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया और ओल्ड R2 में से माइनस कर दिया। माइनस करेंगे तो ये रो बन जाएगी। ये रो तो हमने क्रिएट कर ही ली थी 7 से डिवाइड करने के बाद, और थर्ड रो एज इट इज सेम रहेगी। अगेन सेम प्रोसेस, हमने ZJ निकाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ऐड किया हर एक कॉलम के लिए, तो ये सारी वैल्यूज आ जाएगी। ZJ माइनस CJ करेंगे, ये वैल्यूज आ जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास मोस्ट नेगेटिव कुछ भी नहीं है, तो जब सारे ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए तो ये होता है हमारा स्टॉपिंग क्राइटेरिया फॉर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। अगर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम होती तो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 0 चेक करते और हम मोस्ट पॉजिटिव वाले को एंटर करवाते। तो फाइनली हमारे पास जो ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया वह x1 इज इक्वल टू 1300/7, x2 इज इक्वल टू 1500/7 एंड x3 इज इक्वल टू 100। और जो हमारे पास ऑप्टिमल वैल्यू आएगी, ऑप्टिमल वैल्यू इज ये जो ZJ की वैल्यू आई थी 77900/7, ये होगी हमारी ऑप्टिमल वैल्यू और ये हो गया ऑप्टिमल सॉल्यूशन। x1 x2 x3 की वैल्यूज को हम सॉल्यूशन बोलते हैं और जो हम उसको वैल्यू पुट करके फाइनल वैल्यू निकालते हैं हम बोलते हैं ऑप्टिमल वैल्यू। तो ये था हमारा इस LPP का, ये जो गिवन LPP थी इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन बाय यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड।